हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट के बारे में। हम बात करेंगे बेस्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट में बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जिन नॉवलिस्ट को हम कवर करेंगे वो हैं नंबर 1 मार्क ट्वेन, नंबर 2 अर्नेस्ट हेमिंगे, नंबर 3 विलियम फॉकनर। ये 3 जो बेस्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट है वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उनकी लाइफ और उनके इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट अमेरिकन नॉवल कौन सा था। कई बार यूजीसी नेट जो है वो पूछ लेती है कि फर्स्ट अमेरिकन नॉवल कौन सा था। तो विलियम हिल ब्राउन्स द पावर ऑफ सिंपैथी और द ट्रिम्फ ऑफ नेचर वॉज पब्लिश्ड इन 1789। 1789 के अंदर विलियम हिल ब्राउन्स का जो नॉवल था द पावर ऑफ सिंपैथी और द ट्रिम्फ ऑफ नेचर, ये पब्लिश हुआ था। इट इज जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट अमेरिकन नॉवल, और इस नॉवल को अमेरिका का फर्स्ट नॉवल कंसिडर्ड किया जाता है, माना जाता है। तो ये एक बेसिक मैंने बता दिया है आपको। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि फर्स्ट अमेरिकन नॉवल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम हिल ब्राउन का द पावर ऑफ सिंपैथी जो है वो फर्स्ट अमेरिकन नॉवल है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट मार्क ट्वेन के बारे में। ये बोर्न हुए थे नवंबर 30, 1835 और ये इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 21, 1910 में इनकी डेथ हुई थी। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस ऑल्सो वर्ल्ड वाइड बाय हिज पेन नेम मार्क ट्वेन, और इनका जो रियल नेम था वो रियल नेम था सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस, इनका रियल नेम था, जबकि इनका पेन नेम था वो था मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन से ही इनको जाना जाता है। He had an interesting life during which he worked as a steamboat pilot, और उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। बहुत सारे काम उन्होंने लाइफ के अंदर किए हैं। एज ए स्टीम बोट पायलट वो रहे हैं। सर्व्ड एज ए सोल्जर, एक सोल्जर के तौर पे भी उन्होंने सर्विस की है। माइन इन नेवादा, और नेवादा के अंदर माइंस के अंदर में खानों में खदानों में भी उन्होंने काम किया है। became one of the most prominent writer of his time, और अपने टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण राइटर रहे हैं मार्क ट्वेन। He lost nearly all his money by investing in loss-making ventures, और उन्होंने अपना जितना भी पैसा था मोस्टली वो गवा दिया था ऐसे उद्योग धंधों में लगा के जो कि पहले से ही लॉस में चल रहे थे। तो उनका पैसा डूब गया था और एक हिसाब से वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। He recovered financially through his popularity as a speaker, लेकिन ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छे स्पीकर थे, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को दोबारा से ठीक किया। Mark Twain's first great success as a writer which brought him a national attention was the short story The Celebrated Jumping From of Calaveras Counting, और मार्क ट्वेन का सबसे जो फेमस हुए थे एज ए राइटर, वो फेमस हुए थे जो उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉम ऑफ कैलावेरास काउंटिंग, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी थी जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे। Twain described his boyhood in life on the Mississippi, और ट्वेन ने अपना जो बॉयहुड डिस्क्राइब किया है अपने वर्क के अंदर, वो उनका वर्क है लाइफ ऑन दी मिसिसिपी। इस वर्क के अंदर इन्होंने डिस्क्राइब किया है। मोस्टली यूजीसी नेट जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि उनका सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस का जो पेन नेम है वो क्या है, या पूछा जाएगा मार्क ट्वेन का जो रियल नेम है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो उनकी बॉयहुड की जो लाइफ है मार्क ट्वेन की, वो उन्होंने अपने कौन से वर्क में डिस्क्राइब की है।
तो ये था क्वेश्चन। ये भी पूछा जाता है कि जो कौन सी शॉर्ट स्टोरी थी, जो सबसे पहले जो उनकी फर्स्ट स्टोरी थी कौन सी थी, ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। His first success as a writer came when his humorous tall tale, The Celebrated Jumping From of the Calaveras Counting, और जो उनकी फर्स्ट सक्सेस जो थी वो जैसे कि बताया है कि ये जो वर्क थी एज ए राइटर, उनकी सक्सेस इस वर्क से उनको मिली थी। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन नवंबर 18, 1865 के अंदर ये पब्लिश हुआ था इन द न्यूयॉर्क वीकली, न्यूयॉर्क के वीकली उसमें पब्लिश हुआ था ये। द सैटरडे प्रेस, सैटरडे प्रेस का जो न्यूयॉर्क का वीकली था उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था। ब्रिंगिंग हिम नेशनल अटेंशन, और इसी वजह से इनको जो सक्सेस थी वो इस वर्क की वजह से मिली थी। ट्वेन्स नॉवल कनेक्टिकट यंकी इन किंग अर्थर्स कोर्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1889 के अंदर, फीचर्स आर टाइम ट्रेवलर। ये जो वर्क है ये बेसिकली एक टाइम ट्रेवलर है, यानी स्टोरी जो है प्रेजेंट और पास्ट में चलती है, यानी ये एक साइंस फिक्शन टाइप का वर्क था। तो ये ट्वेन का नॉवल था। Twain was raised in Hannibal, Missouri, which later provided the setting for Tom Sawyer and Huckleberry Finn। जो टॉम थे, टॉम का जो जो ब्रोटअप हुए थे वो हैनिबल मिसूरी में हुए थे, और यही इनकी सेटिंग रहती है इनके नॉवेल्स की, टॉम सेयर की और हैकलबेरी फिन की जो सेटिंग रहती है वो यहीं पे रहती है। His humorous story, The Celebrated Jumping Frog of Calaveras Counting, was published in 1865, और इनका ये जो वर्क था, जो ह्यूमरस स्टोरी थी, वो पब्लिश हुई थी 1865 के अंदर। He then wrote The Innocents Abroad, which was one of the best-selling travel books of all the time, और उसके बाद उन्होंने ट्रेवल बुक राइट की The Innocents Abroad, जो कि उनका बेस्ट सेलिंग ट्रेवल बुक रही है। And followed it with another non-fiction work titled Roughing It, और उसके बाद द इनोसेंट अब्रोड के बाद जो उनका वर्क आया वो आया रफिंग इट। ही co-authored the novel, उन्होंने एक ऑथर के साथ भी एक नॉवल राइट किया है, द गिल्डेड एज अ टेल ऑफ टुडे विद चार्ल्स डुडले वार्नर। चार्ल्स डुडले वार्नर के साथ उन्होंने एक नॉवल राइट किया है, नॉवल है द गिल्डेड एज द टेल ऑफ टुडे। The work for which he is most known, The Adventures of Tom Sawyer, among the best known works in children's literature, और चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो माना जाता है वो है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। टॉम सॉयर ये इनका वर्क है। एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी फिन रेफर टू मैनी एज द ग्रेट अमेरिकन नॉवल, और इनका जो ये नॉवल है एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी फिन, ये ग्रेट अमेरिकन नॉवल माना जाता है। Mark Twain is renowned worldwide as one of the most influential writer in the English language, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मार्क ट्वेन जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली राइटर्स माने जाते हैं पूरी दुनिया में। Such is his influence in his nation that William Faulkner called him the father of American literature, और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा है कि विलियम फोकलर ने उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु कॉल्ड मार्क ट्वेन द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, तो विलियम फोकलर ने कहा है मार्क ट्वेन को द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। उनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ये इनका वर्क है मार्क ट्वेन का। ट्वेन्स अल्टीमेट मास्टरपीस, ये उनका मास्टरपीस रहा है। ए प्रोजेक्टेड 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम में रहा है। issued by the Mark Twain Project in beginning in 2010, और इसके अंदर ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद कुछ और उनके वर्क्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। ईव्स डायरी, द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, फॉलोइंग द इक्वेटर, द ट्रेजेडी ऑफ Pudd'nhead Wilson and Those Extraordinary Twins, a Connecticut Yankee in King Arthur's Court।
ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे मार्क ट्वेन के। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम अर्नेस्ट हेमिंगवे के। अर्नेस्ट हेमिंगवे बोर्न हुए थे जुलाई 21, 1899 को ये बोर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई थी जुलाई 2, 1961 को इनकी डेथ हुई थी। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे was raised in Oak Park, इलिनॉइस। अर्नेस्ट हेमिंगवे का फुल नेम है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे और जो वो पले बड़े थे वो थे ओक पार्क इलिनॉइस के अंदर इनका पालन पोषण हुआ था। वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। बेसिकली ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। His economical and understated style, which included his iceberg theory, had a strong influence on 20th century fiction. और उनका जो स्टाइल था, उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, जो उन्होंने थ्योरी इन्वेंट की थी, आइसबर्ग थ्योरी जो है उन्होंने इन्वेंट की थी, उसका 20th सेंचुरी फिक्शन के ऊपर बहुत बड़ा असर रहा है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ही वर्कड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर वो रहे हैं। was wounded and had to return home और वो वाउंड हुए और घर वापस आ गए। तो यूजीसी नेट ने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि हु इन्वेंटेड द आइसबर्ग थ्योरी, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने आइसबर्ग थ्योरी इन्वेंट की थी। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो कौन सा राइटर था जो एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर जो है जिन्होंने वर्क किया था, तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे थे। तो जो मैं पॉइंट्स लेके आई हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने आप में ही उनमें से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नेक्स्ट, हिज वर्क टाइम एक्सपीरियंस फॉर्म द बेसिस फॉर हिज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स 1921। और उनके जो वार टाइम का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बेस रहा है आप उनके नॉवल का ए फेयरवेल टू आर्म्स, यानी ये बेसिकली उनके वार टाइम एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है ये नॉवल, जो कि 1929 के अंदर पब्लिश हुआ था। Hemingway worked as a journalist for a number of years before becoming a novelist. Hemingway ने काफी सालों तक एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया है नॉवलिस्ट बनने से पहले। His first published novel, The Sun Also Rises, received mixed reviews but is now considered an iconic modernist work. उनका फर्स्ट जो पब्लिश नॉवल के बारे में बात की जा रही है, The Sun Also Rises, ये इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क था और ये मॉडर्न वर्क के अंदर बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक माना जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम द स्पेनिश सिविल वार से वापस आने के बाद, विच ही कवर्ड एज ए जर्नलिस्ट, जो कि उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट के रूप में कवर किया था, एंड विच वाज द बेसिस फॉर हिज नॉवल फॉर हुम द बेल टोल्स 1940। और ये जो बेसिकली वो एज ए जर्नलिस्ट स्पेनिश सिविल वार में गए थे और जर्नलिस्ट के तौर पे उन्होंने स्पेनिश सिविल वार को कवर किया था और यही बाद में उनका बेस बना उनके नॉवल होम द बेल टोल्स, ये इनका बेसिस बना था। तो यूजीसी नेट ने क्वेश्चन भी किया था कि कौन सा जो फॉर होम द बेल टोल्स की जो सेटिंग थी, जो उसका जो बेसिस था वो कौन सा वॉर था, तो बेसिकली ये स्पेनिश सिविल वॉर था। Next is Hemingway produced most of his work during the mid-1920s and the mid-1950s. तो जो हेमिंगवे के मोस्टली जो वर्क्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं वो मिड 1920 से लेके मिड 1950 के बीच में प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि अगर जो हेमिंगवे ने अपने जो वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं वो किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम के पीरियड के बीच में सबसे ज्यादा वर्क जो है उनके प्रोड्यूस हुए हैं। Next is his last major work in fiction, The Old Man in the Sea, won the 1953 Pulitzer Prize for Fiction and is widely regarded as a 20th century classic. उनका लास्ट जो मेजर वर्क था फिक्शन में वो था द ओल्ड मैन एंड द सी और इसके लिए उनको 1953 के अंदर पुलित्जर प्राइज मिला था फिक्शन का और ये 20th सेंचुरी का एक क्लासिक माना जाता है। Hemingway also wrote a number of non-fiction works including Death in the Afternoon and A Movable Feast. उन्होंने बहुत सारे नॉन फिक्शन वर्क्स भी राइट किए हैं जिनमें से डेथ इन द आफ्टरनून है एंड अ मूवेबल फीस्ट।
In 1954, Ernest Hemingway was awarded the Nobel Prize in Literature. 1954 के अंदर अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का for his mastery of the art of narrative, most recently demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on contemporary style. उनकी जो मास्टरी थी नरेटिव की उसके लिए, और जो उन्होंने अपने वर्क जो ओल्ड मैन ऑफ द सी है उसमें दिखाया गया है, और जो उनका इन्फ्लुएंस रहा है कंटेम्प्रेरी स्टाइल के लिए, स्टाइल के ऊपर, उनकी वजह से ये नोबेल प्राइज अर्नेस्ट हेमिंगवे को दिया गया। कई बार ये कोटेशन ही पूछी जाती है यूजीसी नेट के अंदर कि ये जो कोटेशन है वो कौन से राइटर्स के लिए यूज की गई है, जो नोबेल प्राइज जब मिला था कौन से राइटर को मिला था और किन के लिए ये कोटेशंस यूज हुई है। तो ये कोटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The modern writing style of Hemingway had a huge influence on the 20th century fiction, और 20th century fiction के ऊपर अर्नेस्ट हेमिंगवे का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। He is widely regarded as one of the greatest American writer of all the time, और उनको greatest American writers of all the time माना जाता है। उनके कुछ important works हैं: 3 stories and 10 poems, The Old Man and the Sea, Across the River and Into the Trees, For Whom the Bell Tolls, To Have and Have Not, Green Hills of Africa, Winner Take Nothing, Death in the Afternoon। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है विलियम फोकनर। विलियम फोकनर, इनका जो बोर्न हुए थे सितंबर 25 को, ये बोर्न हुए थे 1897 के अंदर। इनकी डेथ हुई थी जुलाई 6, 1962 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। विलियम Cuthbert Faulkner came from an old Southern family and grew up in Oxford, Mississippi. विलियम फोकनर का जो फुल नेम है विलियम कटबर्ट फोकनर, और इनकी जो फैमिली थी, ये जो ब्रोटअप हुए थे वो ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में हुए थे। The young Faulkner was greatly influenced by the history of his family and the region in which he lived. जो विलियम फोकनर की जो फैमिली थी उनकी हिस्ट्री से, अपनी फैमिली की हिस्ट्री से विलियम फोकनर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, और जिस एरिया के अंदर, जिस रीजन के अंदर वो रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। He began writing poetry in adolescence. किशोर अवस्था में ही उन्होंने अपनी पोइट्री राइट करनी स्टार्ट कर दी थी। However, it was as a novelist that he achieved success. लेकिन उनको एज ए जो है राइटर सक्सेस मिली थी जब उन्होंने नॉवल जो है राइट करने स्टार्ट किए थे। ड्यूरिंग दिस समर ऑफ 1927 की गर्मियों में फोकनर रोट हिज फर्स्ट नॉवल, उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल राइट किया, सेट इन हिज फिक्शनल योकनापटावा काउंटी, टाइटल फ्लैग्स इन द डस्ट। उन्होंने ये अपना फर्स्ट नॉवल राइट किया, और ये एक फिक्शनल प्लेस है। योकनापटावा काउंटी एक जगह है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई है विलियम फोकनर के वर्क्स के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर आर के नारायण के वर्क्स के अंदर में जो सेटिंग रहती है वो मालगुडी की सेटिंग रहती है, इसी तरह से विलियम फोकनर्स के जो नॉवेल्स की सेटिंग रहती है वो ये एक फिक्शनल प्लेस है, यानी ये रियल में नहीं है, एक इमेजिनरी प्लेस है जो कि इन्होंने जिनके जो मेन सेटिंग रहती है विलियम फोकनर के वर्क्स के अंदर। तो यूजीसी नेट ने एक बार यही क्वेश्चन पूछा था कि जो ये विलियम फोकनर्स के, ये एक्चुअली मैच करना था विलियम फोकनर्स के जो नॉवेल्स की सेटिंग रहती है, वो आर के नारायण के नॉवेल्स की सेटिंग पूछी थी विलियम फोकनर की, और एक्चुअली मैच करना था कि कौन कौन सी सेटिंग्स वो रहती है। तो विलियम फोकनर्स के वर्क्स की जो सेटिंग रहती है ये योकानापटावा काउंटिंग, ये इनके वर्क्स की सेटिंग रहती है। और यहाँ पे जो उन्होंने फर्स्ट वर्क जो था उनका नॉवल फ्लैग्स इन द डस्ट ये था। In particular, his set of novels set in his fabricated योकनापटावा काउंटी both him fame and popularity, और जो इनकी सेटिंग है इन नॉवेल्स की जो कि मैंने अभी बताया है, उसने उनको बहुत ज़्यादा फेम और पॉपुलैरिटी दिलाई।
His 1954 novel A Fable won the Pulitzer Prize as well as the National Book Award. और उनका जो ये वक्त था फेबल इनको मिला था 1954 के अंदर पुलित्जर प्राइज इस वर्क के लिए इनको मिला था और नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था. He won another Pulitzer Prize for his last novel The Reivers 1962 के अंदर इनका एक और वर्क था राइवर्स जिसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था. तो बेसिकली इनके वर्क्स का कौन से वर्क्स के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था, तो ये दो वर्क थे जिनके लिए उनको मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए. Moreover, William Faulkner was awarded the 1949 Nobel Prize for Literature. और इसके साथ साथ 1949 के अंदर विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel. और हर एक राइटर जो भी नोबेल प्राइज विनर्स होता है उसके लिए नोबेल प्राइज की टीम की तरफ से कुछ कोटेशंस होती हैं जो यूज की जाती हैं और बेसिकली नेट में यही पूछी जाती हैं. तो जो कोटेशन विलियम फॉकनर के लिए यूज की गई थी वो थी हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन. उनका बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा यूनिक कंट्रीब्यूशन जो मॉडर्न अमेरिकन नॉवल के लिए है वो है विलियम फॉकनर और उनको ये नोबेल प्राइज दिया जाता है. तो ये 1949 में इनको दिया गया था. तो ये कोटेशंस जो मैंने अभी बताया है हेमिंगवे की भी और प्लस विलियम फॉकनर की भी आपको कोटेशन दी जाएंगी और आपको बताना पड़ेगा ये कि कौन से राइटर के लिए कौन से नॉवेलिस्ट के लिए यूज हुई है. He donated part of his novel money to establish a fund to support and encourage new fiction writer. और उन्होंने अपनी जो नोवेल मनी का जो पैसा था वो डोनेट कर दिया था अब एक ऐसा फंड बनाने के लिए जिसके थ्रू जो है यंग फिक्शन राइटर्स को सपोर्ट मिले और एनकरेज मिले, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द पेन फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन. और बेसिकली ये जो है फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए दिया जाने लगा उस मनी से. In 1998, 3 of his novels were ranked by the Modern Library on its list of the 100 best language novels of the 20th century. और 1998 के अंदर उनके 3 नॉवेल्स को जो है 20th सेंचुरी के 100 बेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स के अंदर जगह मिली थी. These are ये कौन कौन से नॉवल थे? The Sound and the Fury, As I Lay Dying and Light in the August. ये 3 नॉवेल्स थे जो कि उनका मॉडर्न लाइब्रेरी की जो लिस्ट जारी हुई थी उसके अंदर 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी के जो नॉवेल्स थे उनमें इनके 3 नॉवेल्स आए थे. William Faulkner is widely acclaimed as one of the greatest writer of 20th century. 20th century का greatest writers के अंदर विलियम फॉकनर आते हैं. Unmatched for his extraordinary structural and stylistic resourcefulness. और वो उनकी जो स्टाइल है उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसका कोई मैच नहीं हो सकता. The Times Picayune, the New Orleans Advocate, is an American newspaper. ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है. Published several of his short works of prose. जिन्होंने कि विलियम फॉकनर के वर्क्स को पब्लिश किया है. तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्टली जो विलियम फॉकनर के वर्क्स है वो कहाँ पे पब्लिश हुए हैं, किसने इनको पब्लिश किया है? तो द टाइम्स पिकायान, द न्यू ओरलीन्स एडवोकेट, ये अमेरिकन न्यूज़पेपर है जिन्होंने मोस्टली उनके वर्क के प्रोज को जो है पब्लिश किया है. His novels are उनके कुछ important novels है The Sound and the Fury 1929, As I Lay Dying 1930, Light in August 1932 and Absalom 1936. ये इनके important novels है. He was also a prolific writer of short stories और वो एक important short story writers भी हैं. फॉकनर्स फर्स्ट स्टोरीज कलेक्शन, उनकी जो फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन थी वो था These 13 ये है इनका शॉर्ट स्टोरी का नाम है, कलेक्शन का नाम है. 1931 के अंदर जो आई थी इंक्लूड स्टोरीज और इसके अंदर जो स्टोरीज आई थी ए रोज फॉर एमिली, रेड लीव्स, दैट इवनिंग सन,
एंड ड्राई सितंबर। ये कुछ पॉइंट्स थी जो कि स्टोरीज थी जो कि इनका शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन आया था, दीज 13 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम है दीज 13, उनके अंदर ये स्टोरीज थी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अमेरिकन लिटरेचर के लिए, जो राइटर्स हैं वो उनको प्रिपेयर करने के लिए, नॉवेल्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आएंगे जैसे कि मैंने बताया है। प्लीज अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।